नाउ डियर फ्रेंड्स, आज भगवान गणपति का ध्यान करके हम अपना जो एस्ट्रोलॉजी का स्टडी आगे बढ़ाते हैं। नाउ आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी हॉरोस्कोप को कैसे जज करेंगे। आज मैंने बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए ये सेशन रखा है। और टुडे वी कैन ऑल्सो डिस्कस द चार्ट ऑफ हमारी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी मिसेज इंदिरा गांधी, उनका चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द हॉरोस्कोप। नाउ जो ये हॉरोस्कोप है, जब नेटिव का बर्थ होता है उस टाइम जो हमारी प्लेनेटरी पोजीशंस है वो ब्रह्मांड के अंदर सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे है, कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, उनकी मैपिंग को हम हॉरोस्कोप कहते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, किसी नेटिव के बर्थ के टाइम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस टाइम पे क्या प्लेनेटरी पोजीशन थी, जो हमारे 9 प्लेनेट हैं, और यूनिवर्स के अंदर वो कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है, उसकी मैपिंग को हम हॉरोस्कोप कहते हैं। नाउ एज ईच मॉलिक्यूल एटम्स ऑल्सो दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी होती है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो ऑल आर in our universe are connected by some force. The main force we know, the law of gravitation. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम अर्थ से कनेक्टेड हैं। अब जो हॉरोस्कोप एट द टाइम ऑफ बर्थ जो कास्ट होती है, उससे हम पीपल की जो नेटिव है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेटिव किस टाइप का होगा। नॉर्थ इंडियन के अंदर आप ये चार्ट जो देख रहे हैं, ये नॉर्थ इंडियन है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो सेंटर ऑफ द टॉप पे जो हाउस होता है, इस हाउस को एसेंडेंट कहा जाता है। तो जैसे मिसिस इंदिरा गांधी का जब बर्थ हुआ तो नॉर्दर्न हॉराइजन पे ये 4 नंबर की राशि, जो कि कैंसर राशि है, जिसके कि लॉर्ड चंद्रदेव हैं, वो राइज हो रहे थे। तो उस राशि को हम लग्न कहते हैं। वो यहाँ पे जो नॉर्दर्न हॉराइजन, सॉरी ईस्टर्न हॉराइजन पे जो साइन राइज हो रहा है, वो हमारा लग्न कहलाता है। नाउ अभी हम इसके एग्जाम्पल से इसकी प्लेनेटरी पोजीशन और इन सबको भी देखेंगे कि हॉरोस्कोप को कैसे देखते हैं। तो ये जो स्क्वायर है मिडिल ऑफ द हॉरोस्कोप है, सबसे टॉप पे, और इसी को फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। नाउ अब किसी का नेचर देखना है तो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। किसी की फिजिक के बारे में देखना है तो जो प्लेनेट है, जो जोडियाक साइन है जिस हाउस के अंदर, वो उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर देता है। अब इन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स, द प्लेनेट शुड एंड डू रिप्रेजेंट every trait, the quality, the character, the idea, to whatever field it may relate to physical universe. The emotions of the man,
his intellectual powers. So all this we can see through the horoscope. Now for example, जो प्लेनेट सन है, तो अगर हमको फादर के बारे में, आईज नेटिव की, बोन्स, उसकी सोल, उसके खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में, रूलिंग पावर्स के बारे में, हार्ट के बारे में, इफ वी वांट टू नो, देन वी सी द position of the planet sun. Sun represent all these things which I already told just now. Now अगर हमको इसी तरीके से मदर के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, ब्लड के बारे में, माइंड, इमोशंस, फास्ट स्पीड, लंग्स, इन सब के बारे में अगर वी वांट टू स्टडी, देन वी कैन सी द पोजीशन ऑफ द मून in the horoscope, and by the study of the sun and moon we can know about the aspect, the things, like sun represents father and moon represents mother. Now suppose we want to see the about younger brother, नेटिव का करेज देखना है. अगर वी वांट टू स्टडी द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थेफ्ट, वायलेंस, क्रूएल्टी, sin, इंजरी, मसल्स, तो जो मंगल देव एंड द मार्स प्लेनेट रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स. So the Mars represent the courage about the younger brothers. Now अगर किसी को अपनी स्किन के बारे में देखना है, रेस्पिरेटरी कैनाल, थिंकिंग पावर, इंटेलेक्ट, intestine, education, writing skill, तो we will study about the planet Mercury. बुध देव से इन सब के बारे में पता लगता है. Now the planet Jupiter, जो बृहस्पति देव है, वो विजडम के बारे में बताएंगे. जो फैटीनेस होती है, बेली है, उसके बारे में वी कैन नो फ्रॉम द प्लेनेट जुपिटर. हमारे फीट, गवर्नमेंट फेवर, वेल्थ, सन्स, एल्डर ब्रदर, हस्बैंड, इन सब के इफ वी वांट टू नो, देन वी विल स्टडी द जुपिटर प्लेनेट इन द हॉरोस्कोप. Now suppose one want to know about the spouse, adultery, urinary tract, semen, luxury, vehicle, singing, dancing, painting. Now all these luxurious things, vehicle, comfort, etc., all denoted by the planet Venus. So one should study in the horoscope the position of the planet Venus and know about the aspects what I told. Now Rahu and Ketu are the shadow planets. Now before this we can take what the Saturn represents. Disease, हमारा nervous system, oil, delay of everything,
long period of time, long stature, age, poverty, legs, these all we can see from the planet position Saturn. Now, Rahu Ketu are shadow planets, and the Rahu signifies the characteristics as of Saturn. What the Saturn is signifies, whereas the Ketu signifies what the Mars signifies. So Rahu correlate with the Saturn, and Mars can be related with the Ketu. Now one is another important thing, the lordship of the planets need to be thoroughly studied. हमको सभी जोडियक साइन के लॉर्डशिप याद होनी चाहिए, सीक्वेंस के अंदर सभी जोडियक साइन भी याद होने चाहिए. Now what I mean is that the sign Aries, मेष राशि के लॉर्डशिप है मार्स के पास. तो what the trait signified by the Mars will signify by the Aries sign. Now, the traits allotted to, like if we see the Taurus, the lordship is given to Venus. So the traits of the Venus is the traits of the Taurus sign and Libra sign. Now, the total circular, we can say the orbit is of 360 degree, and there are 12 zodiac signs. So these zodiac signs are fixed in the solar system. So if we divide the 360 by 12, we get 30 degree. So each zodiac sign, if we see, first one is the Aries. So Aries will start from 0 degree to 30 degree. And accordingly, we can add 30 degree and we get the corresponding zodiac sign. Now, 30 degree is a wider range, and there are stars also available in the solar system. So our learned astrologers have identified 27 nakshatra, each of 13 degree 20 minutes. So one should remember all the names of the nakshatra and their lords in sequence also. Now, as regard the zodiac sign, राहु एंड केतु हैज नॉट अलॉटेड एनी जोडियक साइन. कोई राशियां उनको नहीं दी गई, उनका स्वामित्व किसी भी जोडियक साइन के पास नहीं है. वेयरएज सन एंड मून को एक एक राशि दी गई है, एंड रेस्ट अदर जो प्लेनेट्स हैं उन सभी को दो दो राशि का लॉर्डशिप दी गई है. लाइक मेष राशि और वृश्चिक राशि को मंगल ग्रह का स्वामित्व है, वृष और तुला को शुक्रदेव का है, मिथुन और कन्या को बुधदेव का है, कर्क राशि चंद्रदेव, सिंह राशि सूर्यदेव, धनु और मीन राशि बृहस्पति देव, और मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व शनिदेव को दिया गया है. Now, नक्षत्र सिस्टम में all 9 planets including Rahu and Ketu has given 3 नक्षत्र each. हर प्लेनेट को 3-3 नक्षत्र का लॉर्डशिप दी गई है. सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, उसका स्पान क्या होगा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट. देन भरनी, अगेन वी एट 13 डिग्री 20 मिनट, तो भरनी नक्षत्र
these rashis and nakshatra are fixed in the zodiac system. Only the planets are moving. One should remember. So to identify the position of the planet, a certain benchmark is required, a reference point is required. So the rashis and the nakshatra are the reference point by which we can find out the position of the planets. Now after Bharani, Kritika nakshatra is there, lordship is sun, then Rohini, moon है उनके स्वामित्व, मृगशिरा, आराद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मग्गा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र, देन नेक्स्ट ज्येष्ठा, मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, एंड लास्ट नक्षत्र इज द रेवती. अब इनको लॉर्डशिप याद करने के लिए द सीक्वेंस इज द सेम एज गिवन इन द विंशोत्तरी दशा. सबसे पहले केतु का नक्षत्र होता है, केतु के नक्षत्र के बाद वीनस, देन सन, सन के बाद मून, मून के बाद मार्स का नक्षत्र, और मार्स के बाद राहु का, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर देन सैटर्न एंड देन मरकरी. नाउ प्रत्येक ग्रह को तीन तीन नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया है. जैसे केतु ग्रह को अश्विनी, मूला, मग्गा का दिया गया है. इसी तरीके से वीनस नक्षत्र को भरनी, पूर्व फागुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दिया गया है. सूर्यदेव को कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दिया गया है. चंद्रदेव के बाद रोहिणी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और श्रावण नक्षत्र का स्वामित्व है. मंगल देव के पास मृगशिरा, देन चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व है. राहु देव के पास आराधना, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व है. बृहस्पति देव के पास पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व है. शनि देव के पास पुष्य नक्षत्र, देन अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद का स्वामित्व है. और जो नवे प्लेनेट है, नाइन्थ मरकरी प्लेनेट बुधदेव, उनके पास अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व है. तो 13 डिग्री 20 मिनट से अगर हम देखें तो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं. नाउ लेट अस एनालाइज दिस हॉरोस्कोप. बिफोर मूविंग फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस हॉरोस्कोप, first we will see, we want to know that every planet has given aspects. दृष्टियां दी गई हैं. तो 7वीं दृष्टि मतलब जो प्लेनेट जिस हाउस से है वो अपने से 7वीं दृष्टि से सामने वाले प्लेनेट को देखता है. तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये शनिदेव 1 नंबर हाउस में है. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें नंबर का यह हाउस हुआ एक इनके सामने वाला. तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि 7th नंबर हाउस पे पड़ रही है. और इसके रिवर्स चंद्रदेव की दृष्टि ये यहां से 7th नंबर का फर्स्ट हाउस हुआ. तो चंद्रदेव फर्स्ट हाउस को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं. अब 3 ग्रह शनिदेव, मंगल और जुपिटर, इनको 2-2 दृष्टियां अतिरिक्त दी गई हैं. जैसे शनिदेव को तीसरी दृष्टि भी दी गई और 10वीं दृष्टि भी दी गई है. मंगल देव को 4th
एंड 8th हाउस की दृष्टि दी गई है। जुपिटर को 5 और 9 की एक्स्ट्रा दी गई है। नाउ राहु केतु को भी महर्षि पाराशर जी के अनुसार, जो जुपिटर के अनुसार ही 5th और 9th हाउस की एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट दिया हुआ है। तो वैसे अगर हम देखें तो सूर्य देव, मरकरी देव, बुध देव, चंद्रदेव और वीनस, इनके पास सिर्फ 7वां एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि रह जाती है। अब यहां पे हम अगर देखें इस मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप को, ये D1 चार्ट कहलाता है, लग्न चार्ट। अब लग्न में राशि है 4 नंबर कैंसर, इसका लॉर्डशिप है चंद्रदेव के पास, और चंद्रदेव 7th हाउस में विराजमान है। तो 7th हाउस से चंद्रदेव की दृष्टि अपने घर को पड़ रही है, दैट इज ए गुड एस्पेक्ट। अब इसके अंदर भी एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि जुपिटर, वीनस आर नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, और राहु केतु नेचुरल में बेनिफिक मेलिफिक है। सैटर्न और मार्स भी नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट है। चंद्रदेव जो शुक्ल पक्ष की नवमी के बाद बेनिफिक हो जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी के बाद ये बेनिफिक प्लेनेट हो जाते हैं। बुध देव जिस प्लेनेट के साथ एस्पेक्ट बनाएंगे या जिसके साथ कंजक्ट होंगे, उस तरह का इनका बिहेवियर हो जाता है। अगर ये मेलेफिक प्लेनेट के साथ है तो इनका बिहेवियर मेलेफिक हो जाएगा, और अगर बेनिफिक प्लेनेट के साथ है तो इनका बिहेवियर बेनिफिक हो जाएगा। सूर्य देव क्रूर ग्रह में आते हैं। नाउ वी विल सी दैट चंद्रदेव फर्स्ट हाउस के मालिक हैं, और वो बैठे हैं 7th हाउस में, और यहां से अगर 7वीं दृष्टि देखें तो वो सीधी फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, जो कि एक गुड एस्पेक्ट माना जाएगा। अगर कोई ग्रह अपने ही घर को देख रहा है तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट है। अब हम सैटर्न को देखें। सैटर्न किन किन राशियों के लॉर्ड है? मकर राशि और कुंभ राशि, मीन्स 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड है। लग्न में बैठे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस में, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में, और सॉरी 10वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी ये 7th हाउस, 8th, 9th और 10th, मीन्स 10th हाउस पे। तो 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। नौ मंगल देव ये सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि के मालिक सूर्यदेव हैं, जो कि 5th हाउस में है। अब यहां आप देखेंगे कि 5th हाउस का लॉर्ड है मंगल देव के पास, तो सूर्यदेव मंगल के घर में और मंगल देव सूर्य के घर में है, तो ये भी एक गुड एस्पेक्ट माना जाता है। अब मंगल देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में, जो कि शनि का घर है, आयु का स्थान माना जाता है, और 4th दृष्टि अपने खुद के घर पे पड़ रही है। ये जो स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि है, उसके स्वामित्व मंगल देव के पास है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। 9 3rd हाउस में कन्या राशि है, और इसके लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं, तो यहां से इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि है बुध देव के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध देव की दृष्टि 11th भाव पे पड़ रही है, जहां पे बृहस्पति देव बैठे हैं। और 11th हाउस में राशि कौन सी है? 2 नंबर, जो कि वृष राशि है, टॉरस। इसके लॉर्ड कौन है? जुपिटर, सॉरी वीनस, शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां विराजमान है? राहु के साथ 6ठे घर में, जुपिटर के हाउस में है, और ये राहु के साथ
कंजक्ट है। तो मरकरी देव की सीधी दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है। अब सूर्य देव को देखें तो ये सेकंड के लॉर्ड है और इनकी भी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है। अब राहु देव की भी हमने जैसे देखा कि 7वीं दृष्टि है, 5th दृष्टि भी है और 9th भी है। तो 5th का पड़ेगी इनकी 1 2 3 4 5 10th हाउस पे, 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे, फिर 8th 9th 9वीं दृष्टि 2nd भाव पे भी पड़ रही है। अब इनके साथ बैठे हैं शुक्रदेव, इनकी 7वीं दृष्टि जो सीधे पड़ेगी 12th हाउस पे पड़ रही है। चंद्रदेव का मैं आपको बता ही चुका हूं। 8th हाउस के अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन इसके जो लॉर्ड है वो शनिदेव है, वो लग्न में विराजमान है। 9th हाउस भी एम्प्टी है, यहाँ की जो लॉर्ड है मीन राशि है और इसके स्वामी है बृहस्पति देव जो कि 11th हाउस में है। अब ये 12th हाउस है जहां पे मिथुन राशि है, इसका स्वामित्व है बुध देव के पास और यहां पे ये केतु प्लेनेट विराजमान है। आप यहां असेंडेंट इससे मत जाइएगा क्योंकि इनका एग्जैक्ट टाइम ज्ञात नहीं था, इसलिए मैंने ये हाउस रोटेशन किया था। इनकी मिसेस इंदिरा गांधी की लग्न कैंसर ही है और यहां पे ये असेंडेंट है और चंद्रमा इनके 7th हाउस में है। तो ओनली ये एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको ये बताना चाहता था कि किसी लग्न कुंडली को, ये D1 चार्ट कहलाता है, लग्न चार्ट, इसको कैसे देखा जाता है और इन राशियों में कौन कौन से प्लेनेट विद्यमान है, इनके क्या क्या दृष्टियां हैं, कैसे इन दृष्टियों से एनालाइज किया जाता है। तो आज मैंने आपको सभी प्लेनेट के बारे में बताया, हाउसेस के बारे में बताया, कैसे हॉरोस्कोप को एनालाइज किया जाता है उसके बारे में आपको बताया मैंने। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि प्लेनेट है ना, जैसे स्वराशि में तो अच्छा है, इसके अलावा भी प्लेनेट किन्हीं राशियों में बहुत अच्छी पोजीशन पे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उनको कहते हैं एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, अगर वो नीच स्थान में वीक है। तो जैसे सूर्यदेव मेष राशि के अंदर जो कि इनके सेनापति हैं, उसके यहाँ 0 से 10 डिग्री तक वो उच्च के माने जाते हैं, एक्सॉल्टेड। तो अगर सूर्यदेव यहां पे विराजमान होते तो अभी एक ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो मेष राशि के अंदर वो एक्सॉल्टेड है। अब वो नीच के कहां होंगे, डेबिलिटेड कहां होंगे? तो हर प्लेनेट जहां पे जिस राशि में उच्च का है उसके जो सामने वाला 7वां भाव है, तो 7th भाव ये लिब्रा राशि हुई, वहां पे वो डेबिलिटेड या नीच के हो जाएंगे। तो सूर्यदेव मेष राशि के अंदर तो उच्च के हैं, जबकि तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। अब जैसे चंद्रदेव को देखें तो चंद्रदेव जो शुक्र की राशि वृष राशि में उच्च के हैं। अब इनकी 7वीं राशि कौन सी होगी? 1, यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं राशि हुई मंगल देव की, स्कॉर्पियो। यहां पे ये डेबिलिटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रदेव वृष राशि में उच्च के हैं और स्कॉर्पियो में डेबिलिटेड हो गए। अब जो मरकरी है वो अपनी स्वयं की राशि जो कन्या राशि है वहां पे वो उच्च के होते हैं, तो ये इनकी कन्या राशि है। तो सूर्यदेव अपनी राशि में एकमात्र प्लेनेट है जो कि यहाँ पे उच्च के होंगे। अब ये नीच के कहां हो जाएंगे? तो इनसे 7वीं राशि देखें, 1 2 3 4 5 6 7। तो बुध देव बृहस्पति की राशि मीन राशि में नीचस्थ हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। अब शुक्रदेव, तो शुक्रदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च के कहलाते हैं, उच्च के सबसे शक्तिशाली होते हैं। और यहां से 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब
बुध देव की कन्या राशि में वो डेबिलिटेट हो जाएंगे, नीच के कहलाएंगे। अब शनिदेव, तो शनिदेव शुक्रदेव की जो राशि है लिब्रा, ये वाली, इसमें उच्च के होते हैं। और इसके सामने जो की राशि है मेष, जो कि 7वीं राशि है, तो मंगल देव की राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अब मंगल देव जो है वो शनि देव की राशि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, और कर्क राशि जो 7वीं राशि है जिसके स्वामित्व चंद्रदेव के पास है, वहां पे वो नीच के हो जाते हैं। तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में एक्सॉल्टेड है और वेयर इट इज डेबिलिटेड। अगर एक्सॉल्टेड हम याद कर लेंगे तो उससे 7th राशि के अंदर वो डेबिलिटेड होगा। अब राहु केतु को ये कहा गया है कि कुछ लोग मानते हैं कि राहु मिथुन राशि में एक्सॉल्टेड है और उसके अपोजिट जो राशि आएगी वो धनु राशि है, तो वहां डेबिलिटेड हो जाते हैं। कुछ माह का मानना है कि वो तौरस वृष राशि के अंदर एक्सॉल्टेड होते हैं और स्कॉर्पियो के अंदर डेबिलिटेड हो जाते हैं। इसका वाइस वर्षा केतु देव है, तो केतु देव को कुछ लोग मानते हैं कि वो धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन में डेबिलिटेड होते हैं। कुछ का मानना है कि वो स्कॉर्पियो में, क्योंकि उनका बिहेवियर मंगल देव जैसा है, तो मंगल की राशि में उच्च के हो जाते हैं, और 2 नंबर की राशि जो वृष राशि में वो डेबिलिटेड हो जाते हैं। तो यहां हमको ये बहुत मतलब बिल्कुल याद करने वाली चीज है कि अगर किसी को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो सभी राशियों के नाम, उनके स्वामित्व के नाम, कौन सा प्लेनेट किस राशि का लॉर्ड है, सभी नक्षत्रों के नाम, और कौन सा नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, प्लेनेट कहाँ एक्सॉल्टेड है, कहां पे डेबिलिटेड होता है, तो इन सब के बारे में एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए प्रायर रिक्वायरमेंट है कि वो ये ध्यान रखे और उनको वो एक तरह से कंठस्थ कर ले। आज मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूं। इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर आगे देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में और कैसे क्या क्या, क्योंकि ये एक डीप ओशियन है एस्ट्रोलॉजी, ये एक रिसर्च का भी फील्ड है, अनंत महासागर है। इसके अंदर जितना आप जाओगे उतना आप रिसर्च का भी फील्ड है, तो उतना आपको नई नई चीजें पता लगेंगी। तो हमारे जो वरिष्ठ महर्षि थे पुराने, उन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने जो हमको ग्रंथ दिए उसी के आधार पे हम स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम भी किसी जो नेटिव हमारे पास अगर अपनी जन्म कुंडली लेके आता रहा है तो उसकी ग्रह स्थिति से उसके बारे के अंदर हम जो पिछला है वो पता करें और उसकी ग्रह से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। सो आशा है आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।